डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। चैप्टर 5। अर्थ की हरकत देखकर पूरा सिंघानिया परिवार सदमे में जा चुका था। अर्जुन सिंघानिया भले ही अर्थ पर कितना ही गुस्सा क्यों ना करे, पर वह अर्थ से बहुत प्यार करते थे। आरती सिंघानिया ने रोते हुए कहा, इसे जो चाहिए वह लाकर दीजिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अर्जुन सिंघानिया ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, ओके, तुम ये पागलपन करना बंद करो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि वह लड़की कहाँ है। कहते हुए अर्जुन सिंघानिया ने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, सर, उसे तो पुलिस वाले अपने साथ लेकर चले गए, शायद वह पुलिस स्टेशन में होगी, उसके पेरेंट्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। ड्राइवर की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी उसे पुलिस स्टेशन लेने के लिए जा रहा हूँ। अर्थ ने कहा, नहीं, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, अर्थ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यहीं पर आराम करो। अर्थ ने भी गुस्से से कहा, मैंने कहा ना, मुझे उसके पास जाना है, मतलब जाना है, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। आखिर में अर्जुन सिंघानिया को अर्थ की जिद के सामने हार माननी पड़ी। उन्होंने अर्थ के पास आकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम आना चाहते हो तो तुम्हें मेरी गोद में आना होगा। अर्थ ने गुस्से से अपना चेहरा फेरते हुए कहा, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे चलना आता है, मैं चल सकता हूँ। अर्जुन सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, यह मैं भी जानता हूँ, पर तुम्हें इस वक्त चोट लगी है। बोलो, अगर तुम मेरी गोद में आना चाहते हो तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, वरना नहीं। अर्थ ने गुस्से से अर्जुन सिंघानिया की तरफ देखा। उन्होंने आगे बढ़कर अर्थ को अपनी गोद में उठा लिया। आरती सिंघानिया आंसू भरी आंखों से सब कुछ देख रही थी। वहीं राम सिंघानिया के चेहरे पर काफी अजीब एक्सप्रेशन थे। उन्होंने ड्राइवर की तरफ देखा और आंखों के इशारे से उसे कुछ पूछा। ड्राइवर ने अपना सर झुकाते हुए अपना सर हिला दिया। कुछ ही देर में अर्जुन सिंघानिया अर्थ को लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुके थे। अर्थ चुपचाप खिड़की की तरफ से रखकर बैठा हुआ था। अर्जुन सिंघानिया ने अर्थ के चेहरे की तरफ देखा और धीरे से कहा कि तुम्हें दर्द हो रहा है। अर्थ ने उनके सवाल पर कुछ नहीं कहा। इस वक्त उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। उसे उस छोटी सी बच्ची का मासूम सा चेहरा, उसकी तोतली आवाज में मामा मामा कहना सब कुछ घूम रहा था। अर्जुन सिंघानिया ने अर्थ को जवाब न देते हुए देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उनका यह नालायक बेटा ऐसा ही था। उन्होंने अपना मोबाइल निकालकर इंस्पेक्टर को कॉल किया। दूसरी तरफ से कोई कॉल उठा ही नहीं रहा था। अर्जुन सिंघानिया को गुस्सा आ रहा था, पर इस वक्त वह गुस्से से काम नहीं ले सकते थे। 1 घंटे के बाद अर्जुन सिंघानिया की कार पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर दरवाजा खोल दिया। अर्थ बिना अर्जुन सिंघानिया का इंतजार किया दरवाजा खुलते ही दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर भागा। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, अर्थ रुको, पर अर्थ ने उनकी बात नहीं सुनी। अर्थ को अंदर आते हुए देखकर पुलिस स्टेशन के चौकीदार ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, छोटे बच्चे, तुम कहाँ अंदर आ रहे हो? यह कोई गार्डन नजर आ रहा है तुम्हें जो तुम घूमने के लिए अंदर आ रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे नहीं आते। खुद के लिए छोटा बच्चा सुनकर अर्थ ने गुस्से से कहा, बिल्कुल चुप, मैं यहाँ पर अपनी बेबी को लेने के लिए आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। अर्थ की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने गुस्से से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। अर्थ ने अपने हाथ की तरफ देखा और अपने पैरों को ट्वीट करके एक जोरदार लात इंस्पेक्टर के पैरों पर मार दी। इंस्पेक्टर के मुंह से एक चीख निकल गई। इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, पकड़ो इस बदतमीज बच्चे को। उन्होंने इतना कहा ही था कि पीछे से अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, हिम्मत भी मत करना, अर्जुन सिंघानिया का बेटा है वह। अर्जुन सिंघानिया की आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर ने डरते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखकर कांपती हुई आवाज़ में कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ पर? क्या यह आपका बच्चा है? अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से अर्थ के पास आते हुए कहा, मैंने कहा था ना मेरे लिए रुको, पर तुम्हें ही कुछ ज़्यादा जल्दी थी। अर्थ ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, इसे पूछिए मेरी बेबी कहाँ है? अर्थ की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, बेबी ये कौन है? अर्थ ने गुस्से से कहा, मुंबई इंटरनेशनल स्कूल के रास्ते पर दोपहर में एक एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में एक औरत और आदमी की जान चली गई थी, वहां पर एक छोटी सी बच्ची थी, वह बच्ची कहाँ है? अर्थ की बात सुनकर इंस्पेक्टर को जैसे कुछ याद आया। उन्होंने कहा, वह छोटी सी बच्ची, उसे तो हमने अनाथ आश्रम भेज दिया। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को अनाथ आश्रम भेजने की? अर्थ की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, पर वह बच्ची अनाथ हो चुकी है, उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स थे, उसके पेरेंट्स ने भागकर शादी की थी, जिस वजह से उसकी फैमिली में कोई और नहीं है। हम उसे पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया। अर्थ ने गुस्से से कहा, कौन से अनाथ आश्रम में है वह?
इंस्पेक्टर ने कहा आशियाना अनाथ आश्रम। अर्थ ने अर्जुन सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा मुझे आशियाना अनाथ आश्रम लेकर चलिए। अर्जुन सिंघानिया अर्थ के चेहरे की बेचैनी देखकर हैरान थे। अर्थ को आज से पहले उन्होंने गुस्से के अलावा कोई भी इमोशन एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा था। ना वह कभी हंसता था ना कभी वह रोता था, वह सिर्फ गुस्सा करता था। अर्जुन सिंघानिया को कुछ न बोलते हुए देखकर अर्थ ने उनके हाथ को हिलाकर चिल्लाते हुए कहा मैंने कहा मुझे अनाथ आश्रम लेकर चलिए। अर्जुन सिंघानिया जैसे होश में वापस आए, उन्होंने अर्थ की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर चुपचाप गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ने लगे। उन्होंने अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखा, उनका बेटा आज उन्हें बेचैन दिख रहा था। उन्होंने खुद से कहा एक अजनबी लड़की जिसे ये जानता भी नहीं है, उसके लिए यह इतना पागल क्यों हो रहा है, भगवान आखिर चल क्या रहा है। ये सब कुछ कहते हुए अर्जुन सिंघानिया अर्थ को लेकर गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए। अर्थ बेचैनी सी गाड़ी से बाहर देख रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने बार बार उस छोटी सी बच्ची का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसने धीरे से कहा आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन सिंघानिया अर्थ के चेहरे की तरफ ही देख रहे थे। वह कुछ कहना चाहते थे पर वह जानते थे कि उन्हें अपने सवाल के बदले जवाब नहीं मिलने वाला है। करीब 1 घंटे के बाद अर्जुन सिंघानिया की गाड़ी मुंबई के बाहर बने आशियाना अनाथ आश्रम के सामने आकर रुकी। यह अनाथ आश्रम सिंघानिया परिवार के ट्रस्ट के अंदर ही आता था। अर्जुन सिंघानिया को देखते ही गेट पर मौजूद गार्ड ने सलाम करते हुए कहा अर्जुन साहब। अर्जुन सिंघानिया ने गार्ड की तरफ देखते हुए कहा कुछ जरूरी काम था। कहते हुए उन्होंने देखा तो अर्थ गाड़ी का दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ अनाथ आश्रम के अंदर चला गया था। सिंघानिया परिवार हमेशा से ही गरीबों को कई सारी चीज डोनेट करता था और यहाँ पर हर साल हर किसी के जन्मदिन पर कपड़े और काफी कुछ बांटा जाता था, पर अर्थ आज से पहले कभी भी यहाँ पर नहीं आया था। अर्जुन सिंघानिया भी दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। अर्थ तेजी से दौड़ता हुआ अनाथ आश्रम के अंदर आ गया, जहां पर छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। अर्थ बेचैनी से चारों तरफ सिर्फ उस छोटी सी बच्ची को ढूंढ रहा था। काफी देर तक सभी बच्चों में उसे तलाश करने के बाद भी अर्थ को वह नजर नहीं आई। उसने चिल्लाते हुए कहा मेरी बेबी कहाँ है। पीछे से अर्जुन सिंघानिया ने अर्थ के पास जाते हुए कहा तुम शांत हो जाओ, वह यही कही होगी, मैं पूछता हूं, पर तुम अपने अग्रेशन को कम करो, हर जगह गुस्सा दिखाना जरूरी नहीं होता। अर्जुन की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा, वह बस बेचैनी से सभी बच्चों में उस छोटी सी बच्ची को ढूंढ रहा था। तभी एक औरत अर्जुन सिंघानिया के सामने आ गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा अर्जुन साहब आप यहाँ पर। यह अनाथ आश्रम की केयरटेकर थी, इनका नाम करुणा जी था। करुणा जी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा करुणा, क्या आज यहाँ पर कोई छोटी बच्ची आई है। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर करुणा जी ने कुछ सोचते हुए कहा हाँ, आज यहाँ पर 3 छोटी बच्ची आई है। आप कौन सी वाली बच्चों की बात कर रहे हैं। अर्थ जो कि अब तक चुप था, उसने बेचैनी से कहा उसकी नीली आंखें थी, उसका छोटा सा चेहरा दिया, वह बिल्कुल एंजल की तरह ब्यूटीफुल थी, कहाँ है वह। अर्थ की बात सुनकर करुणा जी ने कुछ सोचते हुए कहा अच्छा वह बच्ची, वह तो बहुत रो रही है, पता नहीं क्या हुआ है, हम काफी देर से उसे चुप करने की कोशिश कर रहे हैं पर वह चुप ही नहीं हो रही है। उसकी उम्र शायद 2.5 से 3 साल के पास है। करुणा जी की बात सुनकर अर्थ ने उनके हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहा कहाँ है वह, मुझे उसके पास लेकर चाहिए। करुणा जी ने हैरानी से अर्थ की तरफ देखा। अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा कि आपको सुनाई नहीं देता, मैंने कहा मुझे उसके पास लेकर चलिए। अर्जुन जी ने कहा लेकर चलिए, यह मेरा छोटा बेटा है। करुणा जी ने जैसे ही यह सुना उन्होंने कहा जी अर्जुन सर। कहते हुए करुणा जी अर्थ और अर्जुन को लेकर अनाथ आश्रम के एक रूम में आ गई, जहां पर एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी और एक केयरटेकर जिसकी उम्र 25 से 26 साल के आसपास होगी गुस्से से उसे घूर रही थी। उस लड़की ने उस बच्ची के गाल पर एक चांटा मारते हुए कहा कितनी देर से चुप करा रही हूं, पर तू है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। गला फाड़ फाड़ कर पूरा अनाथ आश्रम सर पर उठा लिया है तूने। उस लड़की के चांटा मारते ही वह छोटी सी बच्ची और जोर जोर से रोने लगी। अर्थ जो कि अभी अभी दरवाजे पर पहुंचा था, जैसे ही उसने ये देखा उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेज कदमों से चलता हुआ अंदर आ गया। उसने उस छोटी सी बच्ची को झटके से अपने सीने से लगाते हुए कहा बेबी डॉन टकराए में आ गया हूँ। अर्थ को अपने पास देखकर वह बच्ची अपनी नीली नीली आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए तोतली आवाज में कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, मम्मा मम्मा ताहिए। अर्थ ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा डॉन टकराए, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा, रोना बंद करो। अर्थ की बात सुनकर वो बच्ची उसके सीने में अपना छोटा सा चेहरा छुपाकर सीसकने लगी। वही करुणा जी ये देखकर हैरान थी, क्योंकि इस बच्ची को यहाँ पर आकर 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था, पर ये लड़की चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। करुणा जी खुद परेशान हो गई थी। उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा, उन्होंने भी उस छोटी सी बच्ची को मारते हुए देख लिया था। उन्होंने गुस्से से कहा छवि, यहाँ पर तुम्हें बच्चों का ध्यान रखने के लिए रखा गया है, उनके साथ इस तरह से बर्ताव करने के लिए नहीं। क्या तुम्हें नजर नहीं आता वह बच्ची कितनी छोटी है।
छवि ने अपना चेहरा झुकते हुए कहा, मैं तो बस उसे चुप कर रही थी, ये लड़की रो रही थी इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने इतना कहा ही था कि अर्थ ने उस छोटी सी बच्ची को खुद से दूर करके पलटकर उसे लड़की की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को मारने की, कहते हुए उसके बालों को पकड़कर खींच लिया। अर्जुन सिंघानिया ने जैसे ही ये देखा उन्होंने गुस्से से कहा, अर्थ यह क्या कर रहे हो तुम। अर्थ ने अर्जुन सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, इसे अभी के अभी यहाँ से निकालिए वरना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अर्थ की गुस्से भरी आवाज सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखा। उनका बेटा हमेशा से ही बागी था, ना वह किसी की सुनता था, ना उसे किसी से कोई मतलब था, पर वह अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, करुणा जी आप इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से निकाल दीजिए। छवि ने रोते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूंगी। अर्जुन सिंघानिया कुछ कहते इससे पहले ही अर्थ ने कहा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना चलने लायक नहीं रहोगी। अर्थ की आवाज में एक अजीब सा गुस्सा था जिसे महसूस करके छवि चुपचाप डर के मारे चुप हो गए। तभी वह बच्ची जो कि अर्थ के दूर करने की वजह से चुपचाप थी और जोर जोर से रोने लगी। अर्थ ने उसे अपनी गोद में उठाकर प्यार से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं आ गया हूँ ना बेबी डॉन ती क्राई, क्या तुम्हें भूख लगी है। अर्थ की बात सुनकर वह बच्ची अर्थ के चेहरे को देखने लगी। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अर्थ के गालों को टच करते हुए कहा, ख्वा हे शक व बबूल तहिए। उस बच्ची के टूटे फूटे शब्द समझकर अर्थ में साइड में रखी हुई दूध की बोतल उठाकर उसके मुंह में डाल दी। वह बच्ची भी चुपचाप अर्थ के हाथ से दूध पीने लगी। उसने अपना सर अर्थ के सीने पर रखा हुआ था और अर्थ उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे दूध पिला रहा था। करुणा जी और अर्जुन सिंघानिया हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। एपिसोड 6। अर्थ प्यार से उस छोटी सी बच्ची के सर पर हाथ फेर रहा था। दूध पीते पीते ही वह बच्ची अर्थ के सीने पर अपना सारा रखकर सो गई। उसके हाथ से दूध की बोतल छूटकर नीचे गिरने की वाली थी कि अर्थ ने उसे संभाल लिया। अर्जुन सिंघानिया जो कि अब तक चुप थे उन्होंने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, अब तुमने इसे देख लिया, अब चलो यहाँ से। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, सो रही है मेरी बेबी, चुप रहिए। कहते हुए अर्थ ने दूध की बोतल को साइड में रखा और उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया। अर्जुन सिंघानिया समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अर्थ करना क्या चाहता है। अर्थ ने पूरे रूम में नजर घुमा कर देखा, उसे एक छोटा सा क्लीन बेड नजर आया। उसने उस बच्ची को वहां पर लिटाकर उसके माथे पर किस करके उसे अच्छे से कंबल से ढक दिया। अर्जुन सिंघानिया के लिए ये किसी सदमे से काम नहीं था। उनका बेटा जो कभी खुद को किसी को किस नहीं करने देता था, ना दूसरों को अपने आसपास भटकने देता था, आज उसने खुद एक छोटी सी अनजान बच्ची को इस तरह से किस किया था। करुणा जी भी चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अर्थ ने अर्जुन सिंघानिया के पास आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैं यहाँ से अकेला नहीं आऊंगा। अर्जुन ने अर्थ की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अर्थ ने दूर सो रही उसे छोटी सी बच्ची की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बेबी मेरे साथ रहेगी सिंघानिया मेंशन में। अर्जुन सिंघानिया ने जैसे ही यह बात सुनी उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम एक अनाथ बच्ची को हमारे घर पर लाना चाहते हो। खुद के भाई बहनों से तो तुम्हें कोई प्यार है नहीं और इस लावारिस बच्ची के लिए तुम्हारे अंदर इतना प्यार कहाँ से जाग गया। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, मेरी बेबी का बारे में किसी के मुंह से कोई बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। मैंने कहा ना, वह मेरी बेबी है और उसे मैं अपने साथ रखूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ आऊँ तो आपको मुझे उसे भी अपने साथ लेकर आने की इजाज़त देनी होगी। अर्जुन सिंघानिया का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था, पहले से ही अर्थ की हरकतें और ऊपर से अब उसकी यह नई जिद। उन्होंने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी यह बकवास जिद को बिल्कुल भी पूरी नहीं करने वाला, चुपचाप घर चलो, यहाँ पर उसकी केयर करने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं। अनाथ आश्रम में हजारों बच्चे हैं, क्या हम सबको अपने घर पर रखेंगे नहीं ना तो उसे यहीं पर छोड़ दो, करुणा जी उसका ध्यान रख लेंगे। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर करुणा जी ने कहा, जी छोटे साहब, हम उसका ध्यान रख लेंगे। अर्थ ने गुस्से से कहा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, मतलब लेकर जाऊंगा। अर्थ की जिद देखकर अब अर्जुन सिंघानिया इरिटेट हो रहे थे। वह उसे कुछ कहने ही वाले थे कि उनका मोबाइल बजने लगा। उन्होंने एक नज़र गुस्से से अर्थ की तरफ देखा और मोबाइल लेकर रूम से बाहर चले गए। करुणा जी बस अर्थ को देख रही थी। अर्थ ने उन्हें घूरकर देखा, बेचारी चुपचाप डर के मारे वहां से बाहर चली गई। अर्थ बैग पर आकर उस छोटी सी बच्ची के पास बैठ गया। उसने उसके गालों को टच करते हुए, बच्चे डॉन टवरी में हूं ना, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम्हें रोना नहीं है, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगा, ओके। कहते हुए अर्थ उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगा। तभी उसका ध्यान उसके गले में पहने छोटे से पेंडेंट पर गया। उसने पेंडेंट को निकाल कर देखा तो ये सोने का एक बेहद खूबसूरत सा पेंडेंट था जिसमें काफी बारीक लहजे में लिखा हुआ था, ख्वाहिश।
अर्थ ने उस छोटी सी बच्ची के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हारा नाम ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश कहते हुए अर्थ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, जो इतनी छोटी थी कि अगर कोई ध्यान से देखे तभी उसे नजर आए। अर्थ बस उसके प्यार से चेहरे को निहार रहा था, जैसे उसे उसके चेहरे को निहार कर सुकून मिल रहा हो। दूसरी तरफ बाहर आकर अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, पापा, अर्थ का दिमाग खराब हो चुका है। वह इस अनाथ बच्ची को घर लाना चाहता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसे हुआ क्या है। पहले तो किसी के साथ इस तरह से अटैचमेंट फील नहीं करता था, यहाँ तक कि आज तक इसने दोस्त भी नहीं बनाया है। अचानक से क्या हुआ है इसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो ये लड़का इतना जिद्दी है कि कोई बात सुनता नहीं है। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर राम सिंघानिया, जो कि इस वक्त सिंघानिया मेंशन के लिविंग रूम में बैठे हुए थे, उन्होंने गुस्से से कहा, क्या तुमने पता किया? उस बच्ची का कोई रिश्तेदार हो तो उसे उसके घर भेज दो। ये बहाना बनाकर हम अर्थ को उससे दूर कर सकते हैं। हम इस तरह से किसी अनाथ बच्ची को अपने घर में नहीं आने देंगे। अर्जुन सिंघानिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने पता करने की कोशिश की है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके पास पेरेंट्स थे, बाकी परिवार के लोग कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता, और पेरेंट्स की डेथ के बाद अब वह लड़की अनाथ हो चुकी है। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर राम सिंघानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तभी उनके बगल में बैठी आरती सिंघानिया ने कहा, पापा, हमें बात करने दीजिए। राम सिंघानिया ने अपना मोबाइल आरती सिंघानिया को दे दिया। आरती सिंघानिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अर्जुन, क्या हुआ है, हमें बताए। अर्जुन सिंघानिया ने आरती को सब कुछ बता दिया। कुछ सोचकर आरती ने कहा, अगर अर्थ जिद कर रहे हैं तो आप उनकी बात मान लीजिए। आप जानते हैं ना, वह पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर आपने मना किया तो वह भी अनाथ आश्रम में ही रहेंगे, और हम हमारे बच्चे को ऐसे कहीं भी नहीं रहने दे सकते। आरती की बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से से कहा, आरती, तुम समझ रही हो कि तुम क्या कह रही हो? अभी उसे बच्ची को मिलकर ठीक से एक दिन भी नहीं हुआ है, और यह इसके लिए हमारे साथ लड़ाई कर रहा है। अगर यह ज्यादा दिन तक अर्थ के साथ रही तो पता नहीं अर्थ क्या करेगा। हमें किसी भी कीमत पर इसे अर्थ से दूर करना ही होगा। अर्जुन की बात सुनकर आरती ने रोते हुए कहा, जो करना है कीजिए, बस मुझे मेरा बेटा वापस घर पर चाहिए। कि कहकर आरती सिंघानिया ने राम सिंघानिया को मोबाइल दे दिया। राम सिंघानिया ने कुछ सोचते हुए कहा, आप एक काम कीजिए, आप अर्थ की बात मानकर उसे लेकर घर आ जाए। हमें क्या करना है यहाँ बाद में सोच लेंगे, और उस बच्ची का इंतजाम भी कर देंगे। राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद अर्जुन सिंघानिया अंदर आ गए। उन्होंने देखा अर्थ अभी भी उसे बैग पर बैठकर उस बच्ची के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। अर्थ के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था, जो कि शायद अर्जुन सिंघानिया ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। एक पल के लिए तो वह अपने बेटे को देखते ही रह गए। अगले ही पल उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, तुम इसे लेकर घर चल सकते हो। अर्थ ने जैसे ही यह सुना, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर अर्जुन सिंघानिया की तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल पास कर दी, जैसे कह रहा हो, आखिर आपको मेरे सामने हार माननी ही पड़ी। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से अपना चेहरा फेर लिया। अर्थ ने उस नन्ही सी बच्ची की तरफ देखते हुए कहा, ख्वाहिश, बच्चे अपनी आंखें खोलो। बच्चा अर्थ के आवाज देने पर वह छोटी सी बच्ची नींद में ही कुनमुनाने लगी। अर्थ ने प्यार से उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे उसी तरह से अपने सीने से लगाकर उस रूम के बाहर आ गया। अर्जुन सिंघानिया अपने बेटे की हरकतें देखकर सदमे में जा चुके थे, इसलिए वह भी चुपचाप बाहर आ गए। कुछ देर बाद अर्जुन सिंघानिया, अर्थ और ख्वाहिश तीनों अर्जुन सिंघानिया की गाड़ी में बैठे हुए थे। अर्थ ने अभी भी ख्वाहिश को अपने सीने से लगाया हुआ था, तभी नींद में ही उसे ख्वाहिश के कुनमुनाने की आवाज़ सुनाई दी। अर्थ ने देखा तो वह छोटी सी शहजादी अपनी आंखें खोलकर अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों से अपनी आंखों को मसल रही थी। अर्थ ने प्यार से कहा, ख्वाहिश। ख्वाहिश ने अपनी तोतली आवाज में कहा, माँ ताहा है। अर्थ ने प्यार से कहा, हम घर जा रहे हैं। ख्वाहिश बस अर्थ के चेहरे को देखने लगी और अपनी छोटी छोटी उंगलियां उसके गाल पर चलने लगी। अर्थ बस प्यार से छोटी सी ख्वाहिश को देख रहा था। वही अर्जुन सिंघानिया को गुस्सा आ रहा था। ख्वाहिश अपने छोटे छोटे हाथों से कभी अर्थ के बाल खींचती तो कभी उसके गाल। अर्थ जो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इस वक्त इस छोटी सी शैतान की सारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा था। ख्वाहिश ने ताली बजाते हुए कहा, चॉकलेट चाहिए। अर्थ बस उसकी मासूम मुस्कुराहट की तरफ देख रहा था, जो कि उसे सुकून दिला रही थी। अर्थ ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, कोई शॉप देखकर गाड़ी रोकिए। अर्थ की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, अब क्या करना है तुम्हें? अर्जुन की बात पर अर्थ ने उसे नन्ही सी बच्ची के गालों को टच करते हुए कहा, बेबी के लिए चॉकलेट लेनी है। बेबी चॉकलेट खाएगी ना? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश खिलखिलाकर हंसने लगी और तालियां बजने लगी। इस वक्त वह काफी क्यूट और प्यारी लग रही थी, हालांकि उसकी फ्रॉक हल्की मैली हो चुकी थी। पूरी गाड़ी में ख्वाहिश के खिलखिलाने की आवाज गूंज रही थी। वह अपने छोटे छोटे हाथों से अर्थ के बालों को पकड़कर खींच रही थी, पर अर्थ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा था। अर्जुन सिंघानिया ने खुद से कहा, खुद के भाई बहनों से ऐसी चिढ़ता है जैसे कांटे लगे हैं उनके अंदर, और इस अनाथ बच्ची के साथ कितने अच्छे से बर्ताव कर रहा है ये नालायक। सोचते हुए वह घूरकर ख्वाहिश को देखने लगे।
इस बात से तो वह भी इनकार नहीं कर सकते थे कि यह बच्ची काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी, पर फिर भी थी तो वह एक अनाथ बच्ची। अर्जुन सिंघानिया को ऐसे बच्चों को अपने घर में रखने का कोई शौक नहीं था। अर्थ तो जैसे ख्वाहिश के साथ किसी और की दुनिया में था, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था। कुछ दूरी पर ड्राइवर ने गाड़ी रोककर कई सारी चॉकलेट्स लाकर अर्थ को दे दी। अर्थ ने एक चॉकलेट की रैपर निकालकर ख्वाहिश को देते हुए कहा, बेबी ये लो। ख्वाहिश ने अपने नन्हे नन्हे हाथों में चॉकलेट लिया और उसे खाने लगी और चॉकलेट खाते हुए अपना पूरा चेहरा गंदा कर चुकी थी, पर अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गंदगी से सख्त नफरत करने वाले अर्थ की हरकतें अब अर्जुन सिंघानिया को इरिटेट कर रही थी। वह चाहते थे कि अर्थ इस बच्ची को खुद से दूर कर दे। अब तक उनकी गाड़ी सिंघानिया मैंशन के सामने आकर रुक चुकी थी। अर्जुन सिंघानिया ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें होश भी है कि हम घर पहुंच चुके हैं? कहते हुए वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। अर्जुन ने एक हाथ से चॉकलेट की बैग को पकड़ा और दूसरे हाथ से ख्वाहिश को संभालते हुए वह गाड़ी से बाहर आ गया। बाहर आते ही ख्वाहिश अपनी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर आसपास के नजरों को देखने लगी। वह 3 साल की थी, इसलिए उसे थोड़ी बहुत बातें तो समझ आती थी। उसने धीरे से कहा, ये हमारा घर नहीं है। अर्जुन ने उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आज से ये तुम्हारा ही घर है बेबी, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपनी तोतली आवाज में कहा, बेबी को मम्मा के पास जाना है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ चुप हो गया। वह छोटी सी बच्ची को क्या बताता कि अब उसकी माँ दुनिया में थी ही नहीं। अर्थ ने प्यार से कहा, आपको चॉकलेट चाहिए ना? ये सारे अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अर्थ की बात सुनकर और चॉकलेट का देखकर ख्वाहिश की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, चॉकलेट चाहिए? अर्थ ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तो आप मेरी सारी बात मानोगी ना? ख्वाहिश ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं सारी बातें मानूंगी, मुझे चॉकलेट दोगे ना? अर्थ ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, अर्थ तुम्हें घर के अंदर चलना है या फिर यहीं पर इस लड़की के साथ बातें करनी है? अर्थ ने अपना सर हिलाया और ख्वाहिश को उसी तरह से अपने सीने से लगाकर मैंशन के अंदर अपने कदम बढ़ने लगा। ख्वाहिश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चॉकलेट खाते हुए मैंशन को देख रही थी। उसका पूरा मुंह चॉकलेट से सना हुआ था, यहाँ तक कि उसके हाथों पर भी चॉकलेट लगी हुई थी। ख्वाहिश के अर्थ के करीब होने की वजह से अर्थ की शर्ट पर भी चॉकलेट के दाग थे, पर अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंदर आते ही सिंघानिया परिवार ने जब अर्थ की गोद में बच्ची को देखा, सबकी आंखें छोटी हो गई। वह जानते थे कि अर्थ बच्ची को लेकर आने वाला है, पर उन्हें नहीं पता था कि अर्थ इस तरह से बर्ताव करेगा। आरती सिंघानिया तो खुद सदमे में थी। उनका बेटा जो गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसकी गोद में इस वक्त एक छोटी सी बच्ची थी जिसने खुद को चॉकलेट से पूरी तरह से नहला लिया था और अर्थ की शर्ट पर अपने हाथ साफ कर रही थी। अक्षत भी अपने दादाजी के बगल में बैठकर गुस्से से अर्थ को घूर रहा था। एपिसोड 7। अर्थ ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर मैंशन के दरवाजे के सामने खड़ा था। पीछे से अर्जुन सिंघानिया भी उसके पीछे आ गए। उन्होंने घर वालों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे और फिर अर्थ की तरफ देखा, जिसकी गोद में छोटी सी ख्वाहिश ने चॉकलेट से अपना पूरा चेहरा गंदा कर लिया था, यहाँ तक कि वह अपने चॉकलेट से सने हाथ अर्थ की शर्ट पर भी पोंछ रही थी, पर अर्थ शांति से खड़ा था। अर्जुन सिंघानिया ने राम सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपके इस बागी पोते की बात मानकर इसे इस अनाथ लड़की को घर में लाने की इजाज़त दे दी है। देखिए आपका प्यारा पोता जो अपने भाई बहनों को अपने आसपास भी नहीं आने देता, किस तरह से एक अनाथ लड़की को अपने सीने से चिपकाकर घूम रहा है जैसे वह कोई कोहिनूर का हीरा हो। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर राम सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा। धानी और अनु दोनों घूर घूर कर ख्वाहिश की तरफ देख रही थी, क्योंकि उन्हें वह छोटी सी बच्ची अपने भाई की गोद में बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वह दोनों बचपन से अर्थ के साथ खेलना चाहती थी, पर अर्थ कभी भी उन्हें अपने आसपास नहीं आने देता था। वही धैर्य बड़ी बड़ी आंखों से ख्वाहिश की नीली नीली आंखों को देख रहा था। उसने धानी और अनु की तरफ देखते हुए कहा, वह कितनी क्यूट है ना? धानी और अनु ने एक साथ कहा, आप उसे क्यूट कैसे कह सकते हो भाई, वह बहुत बुरी बच्ची है, देखो कितनी गंदी है। धनी की बात पर धैर्य ने हंसते हुए कहा, अरे वह छोटी है, छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि वह क्या कर रहे हैं, तुम उसे गंदा कैसे कह सकती हो? तीनों बच्चे आपस में ही लड़ाई कर रहे थे। वही अक्षत सोफे पर बैठकर घूर घूर कर ख्वाहिश और अर्थ को देख रहा था। अर्थ ने अपने परिवार वालों की तरफ देखते हुए कहा, आज के बाद मेरी बेबी को आप में से कोई भी अनाथ नहीं कहेगा। कहते हुए अर्थ ख्वाहिश को अपने सीने से लगाकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। पीछे से आरती जी ने उसे रोकते हुए कहा, क्या आप हमेशा इसे अपने साथ रखना चाहते हैं? आरती जी का सवाल सुनकर सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे और फिर अर्थ की तरफ। अर्थ ने पीछे पलटकर आरती जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूं तो इसका यही मतलब है ना कि मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूं। आप जानना क्या चाहती है?
आरती सिंघानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहीं उनका बेटा एक अजनबी बच्ची को घर पर उठाकर लेकर आया था और वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राम सिंघानिया ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, अर्थ हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसका आप बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। हमने सिर्फ इस बच्ची को घर लाने की इजाजत दी है, पर यह हमारे साथ इस मेंशन में नहीं रहेगी। इसे किसी सर्वेंट को दे दो, ये सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी। आपको अगर इससे मिलना हो तो आप मिलने के लिए जा सकते हो या फिर इसे थोड़ी देर के लिए घर पर बुला सकते हो, पर हम इस तरह से किसी अनाथ बच्ची को अपने घर पर नहीं रहने देंगे। राम जी की बात सुनकर अर्थ ने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपनी बेबी के बिना नहीं रहूंगा, और अगर आप इसे सर्वेंट क्वार्टर में रखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी इसके साथ वहीं पर शिफ्ट हो जाऊंगा। अर्थ की जिद देखकर अब सिंघानिया परिवार को गुस्सा आ रहा था। अर्जुन सिंघानिया ने राम सिंघानिया की तरफ देखते हुए देखा, पापा मैंने कहा था ना, ये लड़का एक दिन हमें ऐसे ही सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि यह इतना अजीब क्यों है। अक्षत और अर्थ दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, दोनों मेरे और आरती के ही बच्चे हैं, पर दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा अक्षत कभी भी इस तरह की बेफिकुल जिद नहीं करता, हमारी सारी बातें मानता है, कभी गुस्सा भी नहीं करता, और ये लड़का ये तो जैसे कसम खाकर पैदा हुआ है कि पूरे खानदान को परेशान करेगा। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस्टर सिंघानिया, जब आप जानते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनता तो क्यों बेफिजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल मेरी बेबी को नींद आ रही है, इसलिए आप सबके साथ बकवास करने का मेरा मूड नहीं है। मैं उसे लेकर अपने रूम में जा रहा हूँ, बाकी की बकवास बाद में कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कहकर अर्थ सबको इग्नोर करते हुए ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर वहां से ऊपर चला गया। वही ख्वाहिश को किसी की बातें समझता नहीं आ रही थी, पर वह अपनी नीली नीली आंखों से सबको टुकुर टुकुर देख रही थी, साथ ही वह अपने छोटे छोटे हाथों से अर्थ के सीने पर भी मार रही थी। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखकर छोटी सी स्माइल के साथ कहा, डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ना तुम्हें कभी खुद से दूर जाने दूंगा। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने तोतली आवाज में कहा, मामा मामा। ख्वाहिश के मुंह से फिर से मामा सुनकर अर्थ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे नहीं पता था कि वह क्या करने वाला है, पर उसे यह पता था कि वह ख्वाहिश को अब खुद से दूर नहीं जाने वाला है। भले ही पूरी गलती उसकी नहीं थी, पर आज इस छोटी सी बच्ची के अनाथ होने के पीछे जितनी गलती अक्षत की थी उतनी ही गलती उसकी भी थी। अर्थ ख्वाहिश को लेकर अपने रूम में आ गया, उसका रूम जो हमेशा अंधेरे में डूबा हुआ रहता था। ख्वाहिश के अंदर आते ही उसने अपनी रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दी और ख्वाहिश को बेड पर बैठा दिया। अर्थ का किंग साइज बेड काफी बड़ा था, अर्थ के बिठाते ही ख्वाहिश वहां पर कूदने लगी। अर्थ ने ख्वाहिश को देखते हुए कहा, बेबी मस्ती मत करो। ख्वाहिश ने अपनी तोतली आवाज में कहा, खेलना है खेलना है। अर्थ ने एक नज़र ख्वाहिश की तरफ देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने कुछ देर तक सोचा और अपने टेबल पर रखे हुए उसे अजीब से दिखने वाले मोबाइल के पास आ गया। उसने एक नंबर डायल किया, दूसरी तरफ से डीजे ने कॉल उठाते हुए कहा, बोलो मेरे शेर, कैसे याद किया डीजे को। अर्थ ने एक नज़र ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, डीजे आप किसी के हाथों से 3 साल की उम्र की बच्ची के लिए जरूर की सारी चीज़, कपड़े और इस्तेमाल की जाने वाली सारी चीज़ें मेंशन भिजवा दीजिए। अर्थ की बात सुनकर कुछ देर तक दूसरी तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद डीजे ने हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, 3 साल की बच्ची, तुम कहाँ से बच्ची को चुरा कर लेकर आ गए। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने गुस्से से कहा, बकवास बंद कीजिए, मैं क्यों बच्चे चुराऊंगा। डीजे ने सीरियस लहजे में कहा, तो फिर यह सब किसके लिए। जहां तक हमें पता है धानी 5 साल की है और आप तो उसे अपने पास भी नहीं आने देते, फिर यह सब किसके लिए चाहिए। अर्थ ने इरिटेट हुए कहा, मैं आपको सारी बातें बाद में बताऊंगा, जितना कहा है उतना कीजिए। अर्थ को गुस्सा होते हुए देखकर डीजे ने कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में मेंशन में सब कुछ भिजवा दूंगा, पर पहले तुम मुझे ये बताओ तुम ठीक तो हो ना, मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। अर्थ ने एक नज़र ख्वाहिश की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा ही हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने मुंह बनाते हुए, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है, एक्सीडेंट हुआ इसमें अच्छी बात कौन सी है। वैसे मैंने सुना कि जिस कार से तुम्हारी कार की टक्कर हुई थी उस कार के अंदर के लोग ऑन द स्पॉट मर गए। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, उस कार में एक छोटी बच्ची थी, वह बच गई है। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने हैरानी से कहा, कहीं तुम उसी बच्ची को उठाकर घर तो नहीं लेकर आ गए ना। डीजे के सवाल पर अर्थ ने कुछ नहीं कहा, डीजे को उसका जवाब मिल चुका था। डीजे ने हैरानी से कहा, क्या तुम सच में छोटी सी बच्ची को अपने घर पर रखने वाले हो, और क्या तुम्हारे आदर्शवादी खानदान के लोगों ने किसी अनाथ बच्ची को घर पर रखने की इजाज़त दे दी, क्योंकि दुनिया के सामने चाहे तुम्हारा परिवार कितना ही दिखावा क्यों न कर ले, उनकी फितरत कैसी है यह मैं अच्छे से जानता हूँ। अर्थ ने सीरियस लहजे में कहा, मुझे उन लोगों की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब वह मेरे साथ रहेगी, वह मेरी बेबी है। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो अपनी बच्चे की तस्वीर हमें भी भेज दो, हम भी देख ले कि ऐसी कौन सी छोटी सी परी है जो शैतान के साथ रहने वाली है।
अर्थ ने डीजे को ढूंढते हुए कहा, आपने मुझे शैतान कहा। दूसरी तरफ से डीजे ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम शैतान नहीं हो? अर्थ ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, यू आर राइट, आई एम ए डेविल ऑफ माई ओन वर्ड। कहते हुए अर्थ ने वीडियो कॉल ऑन कर दिया और वह मोबाइल लेकर बेड के पास आ गया। दूसरी तरफ एक 55 से 60 साल की उम्र का हैंडसम आदमी बैठा हुआ था जो दिखने में किसी गैंगस्टर की तरह लग रहा था। अर्थ मोबाइल लेकर ख्वाहिश के पास आ गया। ख्वाहिश अभी भी बेड पर कूद रही थी और तालियां बजाते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, बेबी। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश अपनी नीली नीली आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखते लगी। अर्थ ने ख्वाहिश के पास आकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ख्वाहिश भी अपने नन्हे नन्हे हाथों को अर्थ के सीने के इर्द गिर्द लपेटकर उसकी गोद में बैठ गई। वीडियो कॉल पर उस आदमी ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, ये कितनी प्यारी है, बिल्कुल एंजल की तरह। ख्वाहिश ने जैसे ही एंजल सुना वह तालियां बजने लगी। उसने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, एंजल, मैं एंजल हूँ, माँ कहती है ख्वाहिश एंजल है। ख्वाहिश की बात सुनकर दूसरी तरफ डीजे मुस्कुराने लगे। वही अर्थ बस ख्वाहिश के प्यार से चेहरे की तरफ देख रहा था। डीजे ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम रुको, मैं इस नन्ही शहजादी के लिए सारा सामान भेजता हूँ। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने कॉल कट किया और ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है? ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए अपनी जीभ को होंठ पर फिराते हुए कहा, आइसक्रीम। ख्वाहिश को आइसक्रीम चाहिए। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ की आंखें छोटी हो गई कि छोटी सी शैतान उससे आइसक्रीम की डिमांड कर रही थी। अर्थ को खुद को घूरते हुए देखकर ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, आइसक्रीम चाहिए। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी, बाहर बारिश हो रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसकी तरफ देखा और अपना निचला होंठ बाहर लटका कर रोने लगी। ख्वाहिश को रोते हुए देखकर अर्थ ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बच्चे जिद मत करो, आइसक्रीम तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। ख्वाहिश ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अर्थ के सीने पर मारते हुए कहा, ख्वाहिश को आइसक्रीम चाहिए। अर्थ अब इरिटेट हो रहा था। उसने कभी भी किसी बच्चे को नहीं संभाला था, यहाँ तक कि उसे बच्चे पसंद ही नहीं थे। बचपन से ही वह काफ़ी चुपचाप से रहने वाला बच्चा था। पेरेंट्स की अटेंशन के लिए वह हमेशा चीज़ तोड़फोड़ करता रहता था, पर धीरे धीरे उसने ये सब कुछ भी बंद कर दिया क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे बदमाश कहकर हमेशा अक्षत की तारीफ करते थे। धीरे धीरे इसी वजह से अर्थ के दिल में अक्षत के लिए नफरत भरती गई और वह अपने पेरेंट्स और बाकी घरवालों से भी दूर होता चला गया। पर किसी ने अर्थ के इस बदले बिहेवियर पर ध्यान नहीं दिया। कहते हैं ना, छोटे बच्चों के साथ आप जैसे बर्ताव करोगे वह भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। अर्थ ने भी अपने परिवार को उसी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया जैसे वह लोग बचपन में उसे करते थे। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा जो अभी भी रो रही थी। उसने प्यार से ख्वाहिश के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, बच्चे, अगर आपने रोना बंद किया तो मैं आपको फिर बड़ी सी चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनकर ख्वाहिश की आंखें चमकने लगी। उसने अपनी जीभ को होंठ पर फिराकर अपनी नीली नीली आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए कहा, सच्ची में प्रॉमिस करो। कहते हुए उसने अपना नन्हा सा हाथ अर्थ के सामने कर दिया। अर्थ ने उसके छोटे से गोलू मोलू हाथ की तरफ देखा और उस पर किस करते हुए कहा, पक्का वाला प्रॉमिस। ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, सूसू सुसु लगी है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या? ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखकर रोने जैसा चेहरा बनाते हुए कहा, सुसु लगी है। अर्थ को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ख्वाहिश अर्थ की गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर अर्थ ने उसे नीचे उतार दिया। ख्वाहिश अपने नन्हे नन्हे कदमों से रूम में यहाँ से वहाँ घूमने लगी। अर्थ ने उसके पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या हुआ? ख्वाहिश ने रोते हुए कहा, सूसू लगी है। ख्वाहिश ने इतना कहा ही था कि अर्थ की आंखें बड़ी हो गई। उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुकाकर देखा तो उसके कपड़े गीले हो चुके थे। ख्वाहिश ने उसके ऊपर ही सूसू कर दिया था और अब रोने जैसा चेहरा बनाकर उसे देख रही थी। एपिसोड 8। अर्थ इस वक्त हैरानी से ख्वाहिश की तरफ देख रहा था जो कि उसकी गोद में थी। अर्थ के पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। ख्वाहिश ने रोने जैसी आवाज में कहा, मुझे सूसू लगी थी, आपने मुझे उतारा नहीं। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ घूर कर देखा और उसे लेकर तेज कदमों से दौड़ता हुआ बाथरूम में आ गया। उसने ख्वाहिश को नीचे उतारते हुए कहा, बदमाश बच्ची, तुम पहले नहीं बता सकती थी, तुमने क्या कर दिया? कहते हुए अर्थ अजीब सा चेहरा बनाकर खुद को तो कभी ख्वाहिश को देखने लगा। उसने आज से पहले ऐसी सिचुएशन का कभी सामना नहीं किया था। उसे हमेशा नीट और क्लीन रहना पसंद था। अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, आपकी गलती है, मुझे जोर से सूसू आई थी, आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं क्या करती, सूसू हो गई। अर्थ ने इरिटेट होकर अपने बाल खींचते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ख्वाहिश नन्हे नन्हे कदमों से चलती हुई अर्थ के पास आ गई। उसने अर्थ के पैरों को पकड़ते हुए कहा, ख्वाहिश के कपड़े गंदे हो गए। अर्थ ने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखकर नीचे झुकते हुए कहा, बेबी, बस थोड़ी देर, तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूंगा, पहले मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। कहते हैं अर्थ ने स्कूल यूनिफॉर्म जो कि उसने अभी भी पहनी हुई थी उसे निकाल कर फेंक दिया।
ख्वाहिश अर्थ को घूर घूर कर देख रही थी। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप गंदे हो। माँ कहती है ऐसे किसी के सामने कपड़े नहीं निकलते। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने अजनबी के सामने कहा होगा, पर मैं तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूँ। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाकर अपनी तोतली आवाज में कहा, तो आप कौन हो? क्या आप ख्वाहिश के भैया हो? ख्वाहिश के मुंह से खुद के लिए भैया सुनकर अर्थ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तेज आवाज में कहा, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। अर्थ की तेज आवाज सुनकर ख्वाहिश डर गई। उसने रोते हुए कहा, आप गंदे हो, आप ख्वाहिश पर चिल्ला रहे हो। कहते हुए ख्वाहिश वहीं पर बैठकर अपने पैरों को बाथरूम के फ्लोर पर पटकने लगी। अर्थ ने जल्दी से उसे खड़ा करते हुए कहा, बदमाश बच्ची, फ्लोर गिला है, तुम गिर जाओगी। ख्वाहिश ने मुंह फूलते हुए कहा, तो आपने हमें क्यों डांटा? अर्थ इस 3 साल की बदमाश बच्चे की शैतानी की वजह से इरिटेट हो चुका था। उसने खुद से कहा, ओ गॉड, मैं क्या करूं? मैं कैसे संभालूंगा इसे? कहते हुए अर्थ ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर बाहर आ गया। उसने ख्वाहिश को बेड पर बिठाते हुए कहा, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी आया। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश के हाथ में एक बड़ा सा चॉकलेट दे दिया। चॉकलेट देखकर ख्वाहिश ने खुशी से चॉकलेट को ले लिया और उसे खाने लगी। अर्थ दौड़ता हुआ क्लोजेट रूम में आया। उसने जो कपड़े मिले वह पहने और दौड़ता हुआ बाहर आ गया। उसे डर था कि कहीं ख्वाहिश नीचे ना गिर जाए, पर ख्वाहिश तो मजे से चॉकलेट खाते हुए उसकी वाइट बेडशीट को खराब करने में लगी हुई थी। अर्थ ने अपने सर को पकड़ लिया। तभी बाहर से उसे दरवाजा खटखटाना की आवाज सुनाई दी। अर्थ ने जल्दी से दरवाजा खोल। सामने एक सर्वेंट अपने हाथ में 2 बड़े बड़े बैग्स लेकर खड़ा था। अर्थ ने उसे अंदर आने के लिए कहा, क्योंकि वह समझ गया था कि यह ख्वाहिश का सामान है जो डीजे ने भेजा है। अर्थ ने सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, सुनिए। अर्थ की बात सुनकर फीमेल सर्वेंट ने कहा, जी बाबा बोलिए। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, उसने सूसू कर लिया है, मैं क्या करूं? अर्थ का सवाल सुनकर फीमेल सर्वेंट के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने नन्ही सी ख्वाहिश की तरफ देखा। ख्वाहिश किसी मॉम की गुड़िया की तरह क्यूट थी। ख्वाहिश के कपड़े देखकर सर्वेंट ने कहा, बाबा हमें लगता है कि उनके कपड़े बदलने चाहिए, उनके कपड़े खराब हो चुके हैं, इनफैक्ट इनको नहलाना होगा। फीमेल सर्वेंट की बात सुनकर अर्थ ने इरिटेट होते हुए कहा, पर मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता। अर्थ की बात पर फीमेल सर्वेंट ने अपना सर झुकाते हुए कहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कर देती हूँ। अर्थ ने एक नज़र ख्वाहिश की तरफ देखा जिसके कपड़े खराब हो चुके थे और सुसु करने की वजह से उसकी पेंट भी गीली हो चुकी थी। अर्थ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने फीमेल सर्वेंट की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे बताओ, अगली बार से मैं खुद उसके सारे काम करूंगा। अर्थ की बात सुनकर फीमेल सर्वेंट ने कुछ नहीं कहा। अर्थ ने ख्वाहिश के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए, चलो हम नहाएंगे। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके सीने पर मरते हुए कहा, नहीं, हमें नहीं नहाना। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम गंदी बच्ची, देखा तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, पूरा चॉकलेट चेहरे पर लगा दिया, तुम्हें नहाना होगा। कहते हुए अर्थ सर्वेंट को इशारा करते हुए ख्वाहिश को लेकर बाथरूम में आ गया। अंदर जाकर अर्थ में ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, अब बदमाशी मत करना, मैं तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनकर ख्वाहिश ने अपनी चमकती आंखों से अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, प्रॉमिस। अर्थ ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पक्का वाला प्रॉमिस। फीमेल सर्वेंट ने अंदर आते हुए कहा, बाबा आप बेबी को मुझे दे दीजिए, उनके कपड़े निकाल कर उन्हें नहला देती हूँ, आप बाहर चले जाए। अर्थ ने सर्वेंट को घूरते हुए कहा, तुम सिर्फ आज उसे नहला रही हो, मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम कैसे इसे नहला रही हो, और कल से इसके सारे काम मैं ही करूंगा। तुम इसका सामान लेकर आ गई ना? फीमेल सर्वेंट ने अपना सर हिलाया और ख्वाहिश के लिए लाया हुआ छोटा सा तौलिया साइड में रखकर बच्चों के इस्तेमाल करने वाली साबुन और बॉडी वॉश लेकर ख्वाहिश के पास आ गई। उसने ख्वाहिश को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो ख्वाहिश ने उसके हाथ पर जोर से बाइट करते हुए कहा, हमें छूना मत। ख्वाहिश को पसंद नहीं कि कोई उसे टच करे। ख्वाहिश की बात सुनकर फीमेल सर्वेंट ने अर्थ से कहा, बाबा देखिए। कहते हुए वह अपने हाथ को देखने लगी जहां पर एक छोटी सी बंदरिया ने अपने दांतों के निशान छोड़ दिए थे। अर्थ ने ख्वाहिश को घूरते हुए कहा, बदमाशी करोगी तो मैं सारे चॉकलेट किसी और को दे दूंगा। अर्थ की धमकी सुनकर ख्वाहिश का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। अर्थ ने फीमेल सर्वेंट को इशारा किया। फीमेल सर्वेंट ख्वाहिश के पास जाकर उसकी छोटी सी बॉडी से उसके कपड़े अलग को अलग किया और उसे बाथटब में बिठा दिया। टब में पानी काफी कम रखा गया था क्योंकि ख्वाहिश सिर्फ 3 साल की छोटी सी बच्ची थी। अर्थ सब कुछ ध्यान से देख रहा था। पहले तो उसे ऑकवर्ड लगा कि ख्वाहिश लड़की है, पर फिर यह सोचकर कि वह अभी सिर्फ 3 साल की छोटी सी बच्ची है, अर्थ ने खुद को नॉर्मल कर लिया। फीमेल सर्वेंट ख्वाहिश को नहला रही थी और ख्वाहिश टब में हाथ मारकर सर्वेंट के ऊपर डालकर खिलखिलाकर हंस रही थी। पूरे बाथरूम में उसके हंसने की आवाज गूंज रही थी।
फीमेल सर्वेंट को ख्वाहिश की बदमाशी पर हंसी आ रही थी क्योंकि ख्वाहिश काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। अर्थ सब कुछ ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। ख्वाहिश को नहलाने के बाद फीमेल सर्वेंट ने छोटी सी तालिया में ख्वाहिश की छोटी सी बॉडी को रैप किया और उसे अपनी गोद में उठकर बाहर लेकर आ गई। अर्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब इसे मुझे दो, इसके कपड़े में पहनाऊंगा। फीमेल सर्वेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा आप नहीं कर पाएंगे। अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, मैं क्या करूंगा और क्या नहीं ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दो मुझे। अर्थ की बात है सुनकर फीमेल सर्वेंट ने ख्वाहिश को अर्थ की गोद में दे दिया। अर्थ ने ख्वाहिश को बेड पर बिठाया। बेडशीट पहले ही चेंज हो चुकी थी क्योंकि ख्वाहिश मैडम ने वहां पर चॉकलेट के निशान छोड़ दिए थे और इस वक्त एक डार्क कलर की बेडशीट बेड पर बिछी हुई थी। अर्थ ने ख्वाहिश के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत बदमाश हो। ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं ख्वाहिश क्यूट है, माँ कहती है ख्वाहिश एंजल है। अर्थ ने ख्वाहिश की छोटी सी बॉडी को तौलिया से अच्छे से क्लीन किया और साइड में रखी हुई एक क्यूट सी पर्पल कलर की फ्रॉक ख्वाहिश को पहना दी। उसने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखा। नहाने के बाद वह और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। ख्वाहिश ने अपने दोनों नन्हे हाथों को हवा में लहराते हुए कहा, हमें भूख लगी है। अर्थ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर रूम से बाहर आ गया। कॉरिडोर में इस वक्त कोई भी नहीं था। अर्थ ख्वाहिश को इस तरह से अपनी गोद में लेकर सीढ़ियों से नीचे आ गया। लिविंग रूम में पूरा परिवार बैठा हुआ था। अर्थ सबको इग्नोर करके सीधा किचन में चला गया। आरती जी ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, अर्थ क्या हुआ? अर्थ है उनकी बात का जवाब नहीं दिया, फिर भी आरती जी उनके पीछे पीछे किचन में आ गई। ख्वाहिश अर्थ के सीने से चिपकी हुई थी और अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर सब कुछ देख रही थी। अर्थ ने किचन में आकर देखा तो शेफ डिनर की तैयारी कर रहे थे। उसे नहीं पता था कि बच्चे क्या खाते हैं, इसलिए उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ साफ नजर आ रही थी। आरती जी ने अर्थ के पास आते हुए कहा, क्या हुआ, हमें बताए, क्या चाहिए आपको? अर्थ ने आखिर में उनकी तरफ देखते हुए कहा, बच्चे क्या खाते हैं? अर्थ का सवाल सुनकर आरती जी के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी ख्वाहिश, जो कि अब तक चुप थी, उसने अपने दोनों हाथ आरती जी की तरफ करते हुए कहा, माँ। ख्वाहिश की आवाज़ सुनकर आरती जी ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा। वह प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने दोनों हाथ उनकी तरफ कर रही थी। अर्थ ने ख्वाहिश को अपने सीने से लगाते हुए कहा, वह तुम्हारी माँ नहीं है। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपना निचला होठ नीचे लटकाया और अगले ही पल रोना शुरू कर दिया। ख्वाहिश के रोने की वजह से आप अर्थ का दिमाग खराब हो रहा था, पर वह जानता था कि इस छोटी सी शैतान को गुस्सा करके वह चुप नहीं कर सकता। उसने प्यार से कहा, क्या हुआ? ख्वाहिश ने रोते हुए कहा, हमारे मामा कहाँ हैं? हमें माँ के पास जाना है, डैडी के पास जाना है। आरती जी ने ख्वाहिश के छोटे से चेहरे की तरफ देखा। वह भी जानती थी कि आज इस छोटी सी बच्ची के सर से माँ बाप का साया उनके दोनों बेटों की वजह से उठा है। उन्होंने प्यार से कहा, हमारे पास आओ। आरती जी की बात सुनकर अर्थ ने उन्हें घूरते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बेबी के साथ हमदर्दी रखने की, मुझे बस इतना बताए कि बच्चे क्या खाते हैं, इस भूख लगी है। आरती जी ने अर्थ की बात सुनकर प्यार से कहा, हमें हमदर्दी नहीं है अर्थ, ये बच्ची बहुत प्यारी है, बस एक बार हमें अपनी गोद में लेने दीजिए। आरती जी की बात सुनकर अर्थ ने उनके चेहरे की तरफ देखा। आरती जी के चेहरे पर सच में ख्वाहिश के लिए प्यार नजर आ रहा था। उसने ख्वाहिश की तरफ देखा जो अभी भी आरती जी की गोद में जाने की जिद कर रही थी। उसने चुपचाप ख्वाहिश को आरती जी की गोद में दे दिया। आरती जी ने ख्वाहिश को प्यार से देखते हुए कहा, आपको क्या खाना है बच्चा? ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पास्ता। कहते हुए वो मुस्कुराने लगी। आरती जी ने शेफ की तरफ देखते हुए कहा, आप सिंपल सा पास्ता बना दीजिए, ज़्यादा वेजेस डाल दीजिएगा और स्पाइसी कुछ भी ऐड मत कीजिएगा, बच्चों के लिए स्पाइसी बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। आरती जी की बात सुनकर शेफ ने अपना सर हिला दिया। आरती जी मुस्कुराते हुए ख्वाहिश की तरफ देख रही थी। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा जो कि अपने छोटे छोटे हाथों से आरती जी के गालों को टच कर रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे तुम्हें सबसे दूर रखना होगा, तुम इस तरह से किसी और के करीब नहीं जा सकती। कहते हुए अर्थ ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ ख्वाहिश को लेने के लिए आगे कर दिए। आरती जी ने अर्थ की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उन्होंने चुपचाप ख्वाहिश को अर्थ की दो गोद में दे दिया। अर्थ ने ख्वाहिश को अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम किसी के पास नहीं जाओगी, समझ आया तुम्हें? कहते हुए अर्थ ने शेफ की तरफ देखते हुए कहा, पास्ता ऊपर भेज दीजिएगा मेरे रूम में। कहते हुए वह ख्वाहिश को लेकर बाहर चला गया। आरती जी ने जाते हुए अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, क्यों आप हमसे इतना दूर हो गए हैं अर्थ? शायद हमने ही अक्षत और आप में फर्क करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अब तो हमें माफ कर दीजिए। एपिसोड 9। अर्थ को इस तरह से ख्वाहिश को लेकर जाते हुए देखकर आरती जी ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बाहर आ गई। अर्थ ने एक नज़र भी अपने परिवार वालों की तरफ नहीं देखा था। उसे तो जैसे उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अर्थ ख्वाहिश को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा था कि तभी राम जी ने तेज आवाज में कहा, अर्थ नीचे आए। राम जी की आवाज़ सुनकर अर्थ ने बिना पलटे कहा, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मुझे मेरी बेबी को सुलाना है। कहते हुए अर्थ वहां से ऊपर चला गया।
अपनी बात को इस तरह से इग्नोर होते हुए देखकर राम जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस वक्त उन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनके बगल में बैठी विशाखा जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, शांत हो जाए, आप तो जानते हैं ना कि अर्थ कैसे हैं। राम जी ने गुस्से से कहा, हम जानते हैं इसलिए चुप है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह हमारे साथ इस तरह से हर वक्त बदतमीजी करते रहेंगे और हम हमेशा शांत रहेंगे। जब से वह लड़की आई है अर्थ के तेवर पहले से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चला रहा तो हमारा पोता हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। हमें अर्थ को उस लड़की से दूर करना ही होगा। सोते हुए राम जी ने अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन, अगर उस लड़की के खानदान में कोई नहीं है तो किसी को पैसे देकर उसके रिश्तेदार बनाकर भेजो। हम उस लड़की को उस इंसान को दे देंगे और बाद में देख लेंगे कि उसके साथ क्या करना है, पर मुझे वह अपने घर में नहीं चाहिए। राम जी की बात सुनकर अर्जुन जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है पापा, अपने जैसा कहा है वैसा हो जाएगा। राम जी और अर्जुन जी की बात सुनकर आरती जी, जो कि अभी अभी किचन से बाहर आई थी, उन्होंने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या प्रॉब्लम है आपको उस बच्ची से? वैसे भी हमारे बच्चों की वजह से ही वह अनाथ हुई है। अगर अर्थ उसे घर में रखना चाहते हैं तो क्या ही हो जाएगा, हम एक बच्ची को तो पाल ही सकते हैं। आरती जी की बात सुनकर राम जी ने गुस्से से कहा, बड़ी बहू, हमारा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो हम सारे अनाथ को यहाँ पर लाकर रखें। इतने सारे अनाथ आश्रम हैं दुनिया में, वह कहीं भी रह सकती है। हम उसके पैसे भरने के लिए तैयार है, पर वह इस घर में नहीं रहेगी। राम जी के सामने आरती जी की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह चुपचाप वहां से चली गई। धैर्य, जो कि अनु और धानी के साथ बैठा हुआ था, ये सुनकर कि अब वह छोटी सी एंजल यहाँ से चली जाएगी, उसका चेहरा लटक गया। वहीं अक्षत, जो अपने दादाजी के बगल में बैठा हुआ था, उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, इस बार भी तुमसे तुम्हारी फेवरेट चीज में दूर कर दूंगा मेरे प्यारे भाई। कहते हुए अक्षत शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। ऊपर अर्थ के रूम में अर्थ ने ख्वाहिश को बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने ख्वाहिश के नन्हे नन्हे हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेबी मेरी तरफ देखो। ख्वाहिश अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर अर्थ को देखने लगी। अर्थ ने उसकी हथेली को चूमते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैडी कहाँ गए हैं? ख्वाहिश ने तोतली आवाज में कहा, ख्वाहिश की मॉम और डैडी कहाँ गए हैं? अर्थ ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चलो मैं दिखाता हूँ। कहते हुए अर्थ ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर बालकनी में आ गया। उसने आसमान में चमक रहे सितारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह दोनों आसमान में चले गए हैं आपके लिए ढेर सारे तारे लाने के लिए। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तो वह मुझे लेकर क्यों नहीं गए? ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, क्योंकि वह आपको मेरे पास छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगी और मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। आप समझ रही हो ना मेरी बात? अर्थ की बात सुनकर नन्ही सी ख्वाहिश ने कहा, इसका मतलब अब ख्वाहिश आपके साथ रहेगी? अर्थ ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके गालों को टच करते हुए कहा, आप बहुत क्यूट हो ख्वाहिश की तरह, आप ख्वाहिश को पसंद हो। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अर्थ ने प्यार से कहा, तो अब आप मामा और डैडी के पास जाने की जिद नहीं करोगी ना? वह दोनों स्टॉर्स को लेने के लिए गए हैं। जब भगवान जी उन्हें बहुत सारे तारे दे देंगे तब वह ख्वाहिश के लिए वापस आ जाएंगे, पर उन्होंने कहा है कि उसके लिए कंडीशन है कि ख्वाहिश उन्हें याद करके रोएगी नहीं। अगर आपने रोना स्टार्ट किया तो फिर वह कभी नहीं आएंगे। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच में ऐसा है? अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ऐसा है। अब बताओ, क्या आप उनको याद करके रोगी? ख्वाहिश ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को हवा में लहराते हुए कहा, नहीं ख्वाहिश कभी नहीं होएगी, वह आपके साथ रहेगी। अर्थ ने ख्वाहिश के बालों को चूमते हुए और उन्होंने ये भी कहा है कि आप मेरे अलावा किसी और की गोद में भी नहीं जाओगे, क्योंकि दुनिया में सब बुरे हैं, सब आपको मुझसे दूर कर देंगे, इसलिए आप किसी की गोद में नहीं जाओगे। ओके। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश अपना सर हिलाने लगी। अर्थ को खुद नहीं पता था कि उसे क्या हो रहा है, पर वह ख्वाहिश को हर वक्त हर पल अपने पास रखना चाहता था। वह उसे किसी और की गोद में भी नहीं देखना चाहता था। उसने डिसाइड किया कि वह बच्चों के सारे काम खुद ही सीखेगा ताकि कोई सर्वेंट ख्वाहिश को टच न कर सके। अर्थ ने ख्वाहिश को बेड पर बिठाते हुए कहा, आप यहीं बैठो, मैं अभी आया। अर्थ ने इतना कहा ही था कि दरवाजे पर उसे सर्वेंट की आवाज़ सुनाई दी। अर्थ ने दरवाजा खोला और पास्ता लेकर अंदर आ गया। ख्वाहिश बेड पर अपने दोनों हाथों से छोटे छोटे मुंह के मारकर उछल कूद कर रही थी। अर्थ ने उसके पास आकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और धीरे धीरे ख्वाहिश को अपने हाथों से पास्ता खिलाने लगा। ख्वाहिश भी चुपचाप उसके हाथों से पास्ता खा रही थी। थोड़ा सा खाने के बाद ख्वाहिश ने कहा, अब हमें भूख नहीं है। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा और फिर खाने की तरफ को समझ गया कि छोटे बच्चों के लिए इतना ही काफ़ी होगा। उसने टिश्यू पेपर से ख्वाहिश का मुंह साफ किया और अपना हाथ साफ करने के लिए बाथरूम में चला गया।
कुछ देर बाद वापस आकर उसने ख्वाहिश की तरफ देखा तो ख्वाहिश टेबल पर रखे हुए टेडी बेयर को अपने हाथ में पकड़कर जमीन पर घसीट रही थी। अर्थ ने टेडी बेयर को साइड में रखकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या हुआ आपको? ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें खेलना है। अर्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने वहां पर रखे हुए टॉयज बैग पर रखे और ख्वाहिश को लेकर बैठ गया। ख्वाहिश टॉयज के साथ खेल रही थी और अर्थ मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। खेलते खेलते ही ख्वाहिश की आंखें बंद होने लगी। अर्थ ने उसे जल्दी से अपने सीने से लगाया और उसे बेड पर लिटाकर टॉयज को नीचे रखकर उसके बगल में लेटकर उसे प्यार से थपकी देने लगा। कुछ ही देर में ख्वाहिश अर्थ के सीने पर लेट गई। अर्थ बस उसके छोटे से चेहरे की तरफ देख रहा था। वह खुद भी एक बच्चा था, पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वह ख्वाहिश की जिम्मेदारी खुद ही उठाएगी, क्योंकि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता था, ना ही वह ख्वाहिश को किसी और को टच करने देना चाहता था। कुछ देर में ख्वाहिश को अपने सीने से लगाए हुए उसे भी नींद आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थ इस वक्त बाथरूम में ख्वाहिश को नहला रहा था। ख्वाहिश यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रही थी। अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, बेबी मस्ती नहीं। कहते हुए अर्थ बेबी वॉश से ख्वाहिश की बॉडी को क्लीन करने लगा। ख्वाहिश की छोटी सी बॉडी को अर्थ काफी हल्के हल्के से क्लीन कर रहा था। उसे डर था कि कहीं उसके फोर्स उसे करने की वजह से ख्वाहिश को दर्द न हो जाए। ख्वाहिश भी यहाँ से वहाँ उछल कूद करके अर्थ को परेशान कर रही थी, पर अर्थ पेशेंस के साथ सब कुछ कर रहा था। कुछ ही देर में वह ख्वाहिश को अच्छे से नहलाकर एक पिंक कलर की तौलिया में लपेटकर रूम में आ गया था। ख्वाहिश ने अर्थ के बालों को खींचते हुए कहा, हमें चॉकलेट चाहिए। अर्थ ने उसकी नन्ही सी मुट्ठी को खोलने की कोशिश की, जो कि काफी मजबूत थी। अर्थ ने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, शैतान बच्चा, अगर आप बदमाशी करोगी तो आपको कोई चॉकलेट नहीं मिलेगा। चुपचाप मुझे आपको रेडी करने दो, उसके बाद ही आपको चॉकलेट मिलेगा। कहते हुए अर्थ ने बड़ा सा क्लोजेट रूम के दरवाजा खोला, जहां पर आधे से ज्यादा जगह पर ख्वाहिश के कपड़े थे। अर्थ ने एक सिंपल सी शर्ट और छोटा सा पेंट लिया और रूम में आ गया। ख्वाहिश बेड पर उछल कूद कर रही थी। अर्थ ने अपना सर हिला दिया और उसे अच्छे से पोंछकर उसे कपड़े पहना दिए। ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, चॉकलेट चाहिए? अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको। कहते हुए उसने साइड से एक चॉकलेट उठाकर ख्वाहिश को दे दिया। ख्वाहिश मजे से चॉकलेट खाने लगी। तभी दरवाजे से उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। अर्थ ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक सर्वेंट खड़ा था। अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ है? सर्वेंट ने बेड पर खेल रही ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, नीचे कुछ लोग आए हैं उस बच्ची के लिए, शायद उसके कोई रिलेटिव्स। सर्वेंट की बात सुनकर अर्थ की आंखें गहरी हो गई। उसने गुस्से से कहा, गेट आउट। कहते हुए अर्थ ने अंदर जाकर ख्वाहिश की तरफ देखा और झटके से उसे अपनी गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। अचानक से अर्थ के उठाने की वजह से ख्वाहिश ने डर के मारे अपने हाथों से चॉकलेट को छोड़ दिया और उसके गले में अपनी दोनों बाहें लपेट दी। अर्थ ने लाल आंखों से दरवाजे की तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कहते हुए अर्थ उसी तरह से ख्वाहिश को अपने सीने से लगाकर रूम के बाहर आ गया। उसने कॉरिडोर से झांक कर देखा तो इस वक्त लिविंग रूम में एक 30 साल के आसपास की औरत और 32 साल के आसपास का आदमी खड़ा था। अर्थ उन्हें उसी तरह से घूरता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ गया। अर्थ को नीचे आते हुए देखकर राम जी ने कहा, ये रहा हमारा पोता और वह रही आपकी भतीजी। अच्छा हुआ कि आप लोगों को उसके बारे में पता चल गया, हमें तो लगा था कि वह अनाथ हो चुकी है, पर अब हम खुश है कि उसके पास भी उसका परिवार है। राम जी की बात सुनकर वह औरत, जो कि अब तक चुपचाप खड़ी थी, वह रोते हुए दौड़ते हुए अर्थ के पास आ गई। उसने ख्वाहिश को छूने के लिए अपना हाथ आगे किया ही था कि अर्थ ख्वाहिश को लेकर 2 कदम पीछे हट गया। उसने गुस्से से उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बेबी को टच करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे हाथों को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा। अर्थ की डरावनी आवाज सुनकर वह औरत एक पल के लिए कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा बच्चा इतना डरावना कैसे हो सकता है, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वह हमारी बच्ची है, हम उसे क्यों नहीं छुएंगे? उस औरत की बात सुनकर अर्थ ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा मेरी बेबी के साथ, इनफैक्ट इस दुनिया में उसका मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अर्थ की बात सुनकर राम जी ने थोड़े गुस्से से कहा, अर्थ बकवास बंद कीजिए, यह उसकी मौसी है। भले ही उसकी माँ और उसके पापा दुनिया में नहीं है, पर उसकी मौसी और मौसा जी इस दुनिया में नहीं है। तुम उसके परिवार को उससे दूर नहीं कर सकते, वह अनाथ नहीं है, उसे उसकी मासी को दो। अर्थ राम जी की बात सुनकर अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, मैंने कहा ना, मेरी बेबी का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा, जो कि उसके सीने पर अपना सर रखकर टुकुर टुकुर सब कुछ देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वह आदमी जो कि अब तक चुप था, उसने अर्थ की तरफ देखकर थोड़े गुस्से से कहा, बच्चे देखो, हम जानते हैं कि तुम बहुत अमीर परिवार के बच्चे हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम हमसे हमारी बच्ची को छीन लो। उसकी जिंदगी में भले ही माँ बाप नहीं है, पर मैं उसका मौसा जी हूँ और हम उसे अपने साथ किसी की कीमत पर लेकर जाएंगे ही, यह हमारा हक है। एपिसोड 10। उस आदमी की बात सुनकर अर्थ की आंखें खून की तरह लाल हो गई।
उसकी पकड़ ख्वाहिश पर मजबूत हो गई। ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ये सब लोग कौन हैं? अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखकर प्यार से कहा, ये हमारे एनिमिस है बेबी, और अब मैं इन सभी को हमारी लाइफ से दूर भगा दूंगा। तुम चुपचाप यहाँ पर बैठो। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश को ऊपर बिठा दिया और अपनी पैंट की पॉकेट से एक चॉकलेट निकालकर उसे दे दिया। ख्वाहिश चुपचाप चॉकलेट खाने लगी। वह औरत ख्वाहिश के पास जाने ही वाली थी कि अर्थ ने गुस्से से कहा, अगर उसे हाथ लगाया तो दोबारा अपना हाथ देखने के लायक नहीं रहोगी। अर्थ की धमकी सुनकर वह औरत चुपचाप अपनी जगह पर रुक गई। राम जी ने उसे आदमी को आंखों से कुछ इशारा किया। उसे आदमी ने खुद को संभालते हुए कहा, देखो बेबी, बदतमीजी करना बंद करो और हमें हमारी बच्ची को लेकर जाने दो। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी और तुम्हारे भाई की गलती थी। तुम लोग भले ही अमीर हो, पर किसी ने तुम्हें किसी की जान लेने का हक नहीं दिया है। अब जो हो गया है वह हो गया है। तुम दोनों नाबालिग हो, वैसे भी तुम्हें सजा तो होगी नहीं, इसलिए हमें हमारी बच्ची को दे दो। मैटर यहीं पर खत्म हो जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर अर्थ ने अपने दोनों हाथ पेट की पॉकेट में डालकर टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या कहा? मेरी बेबी आप लोगों की रिलेटिव है, क्या सच में ऐसा है? अर्थ की बात है सुनकर एक पल के लिए वह आदमी हड़बड़ा गया। अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, तो तुम्हें क्या लगता है हमें दूसरों के बच्चों को अपने बेबी कहने का शौक है? वह मेरी बीवी की बहन की बेटी है। उस आदमी की बात सुनकर अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, पर फिर भी मैं तुम्हें उसे अपने साथ लेकर नहीं जाने दूंगा। बात खत्म, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अर्थ की बात सुनकर अर्जुन जी ने गुस्से से कहा, अर्थ बदतमीजी करना बंद करो और उन्हें उसे लेकर जाने दो। वह उसके रिलेटिव है, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसे उसके परिवार से दूर करो। अर्जुन जी की बात सुनकर अर्थ में गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे और उनके बीच में बोलने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। यह मेरी बेबी का मैटर है और इसमें बोलने की इजाज़त मैंने किसी को नहीं दी, किसी को भी नहीं मिस्टर सिंघानिया। अर्थ की बात सुनकर अर्जुन जी गुस्से से कुछ बोलने ही वाले थे कि आरती जी ने मजबूती से उनके हाथ को पकड़ लिया और अपना सर हिलाकर ना में इशारा किया। अर्जुन जी ने अपनी आंखों को बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। उनका ये बेटा उनके साथ बदतमीजी करने से पहले कभी भी नहीं सोचता था। वही उनका बड़ा बेटा कभी भी उसके साथ इस तरह से बात नहीं करता था। राम जी ने गहरी सांस लेकर प्यार से कहा, अर्थ बेटा, उसका परिवार है, तुम उसे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? पहले तुम्हें लगा था कि वह अनाथ हो चुकी है, इसलिए तो मुझे लेकर यहाँ पर आए थे। पहले तो तुम उसे अनाथ आश्रम में रखने के लिए रेडी नहीं थे, पर अब वह अनाथ आश्रम नहीं, वह अपने घर जाएगी, अपने परिवार के पास जाएगी। तुम सोचो उस बच्ची के लिए कितना अच्छा होगा कि वह अपने परिवार के लोगों के साथ रहे। सोचो बेटा और उसे जाने दो। राम जी की बात सुनकर अर्थ ने उनकी तरफ देखकर टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, माय डियर दादाजी, लगता है आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि मेरी बेबी की लाइफ में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। अगर उसके कोई रिश्तेदार जिंदा है तो वह भी उस पर अपना हक नहीं जता सकते, क्योंकि आप वह अर्थ सिंघानिया की है और मैं अपने अलावा उसे किसी और के साथ रहने की, किसी और के साथ जाने की इजाज़त नहीं देता हूँ। बात खत्म। आप लोगों को जो सोचना है सोच सकते हैं। अर्थ की बात सुनकर अब राम जी को भी गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से से कहा, बहुत हो गई आपकी बकवास। कानून के हिसाब से आप इन्हें उसे बच्ची को लेकर जाने से नहीं रोक सकते। आप दोनों से लेकर जाए, हम भी देखते हैं कि यह क्या कहते हैं। कहते हुए राम जी ने 2 बॉडीगार्ड को इशारा किया। उन्होंने जल्दी से अर्थ के पास आकर उसे पकड़ लिया और उसने गुस्से से कहा, दादाजी लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मुझे अंडरस्टिमेट करने की हिम्मत मत कीजिए, वरना सब कुछ तबाह कर दूंगा। अर्थ की बात को इग्नोर करके राम जी ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, लेकर जाओ इस बच्ची को। अर्थ ने गुस्से से उन 2 बॉडीगार्ड की तरफ देखा। वह भले ही बचपन से मार्शल आर्ट सीख रहा था, पर था तो एक 10 साल का बच्चा। वह अपने से 3 गुना ज्यादा उम्र के बॉडीगार्ड के साथ कैसे लड़ सकता था? उसने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और पूरी ताकत लगाकर उसने वहां पर लगी हुई एक बटन को प्रेस कर दिया। अर्थ के बटन के प्रेस करते ही वहां पर अजीब सी साउंड सुनाई देने लगी। सब लोग हैरानी से अर्थ की तरफ देखने लगे। अर्थ ने गुस्से से कहा, मैंने पहले ही कहा था, पर आप लोगों को ही बेफिजूल में मुझसे पंगा लेना था। अर्थ की बात सुनकर राम जी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उन सभी के कानों में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी।
सभी लोग हैरानी से इस आवाज को सुनाने लगे क्योंकि आवाज मेंशन के बाहर से आ रही थी। सिंघानिया परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था और उनके घर पर इस तरह से फायरिंग होना यह कोई नॉर्मल बात नहीं थी। रामजी ने हैरानी से कहा, हमारे मेंशन में फायरिंग करने की हिम्मत किसने की? कहते हुए उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अर्जुन जी, आलेख जी और अनुज जी ने कहा, हम अभी देख कर आते हैं पापा। कहते हुए वह तीनों वहां से बाहर जाने लगे। आरती जी, ईशा जी, रेखा जी ने घबराते हुए कहा, आप ऐसे बाहर मत जाए, फायरिंग हो रही है। उन तीनों ने कहा, हमारी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। कहते हुए वह मेंशन के बाहर आ गए। बाहर कई सारे ब्लैक कलर के यूनिफॉर्म में बॉडीगार्ड खड़े थे, जिनके हाथ में लोडेड राइफल्स थी। उन सभी को देखकर सिंघानिया परिवार के लोग हैरान हो गए। अर्थ ने राम जी की तरफ देखते हुए कहा, बहुत अच्छी प्लानिंग की थी आपने मेरी बेबी को मुझसे दूर करने की, पर आप शायद भूल गए कि मैं भी आप ही का पोता हूँ। आपको क्या लगता है आप मेरी बेबी को मुझसे दूर कर देंगे और मैं चुपचाप उसे खुद से दूर जाने दूंगा? तो दादाजी मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। अर्थ सिंघानिया उसे तब तक अपने पास रखेगा जब तक वह जिंदा है। अगर आप उसे मुझसे दूर भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले मेरी जान लेनी होगी। अर्थ की बात सुनकर राम सिंघानिया उसे गुस्से से घूरने लगे। तभी अर्जुन सिंघानिया, आलेख सिंघानिया, अनुज सिंघानिया अंदर आ गए। वह तीनों कुछ कह पाते इससे पहले ही लिविंग रूम में एक रौबदार आवाज सुनाई दी, कैसे हो मेरे दोस्त? इस आवाज को सुनकर राम सिंघानिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। राम सिंघानिया ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर उनसे 45 साल छोटा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक अलग ही गुरूर नजर आ रहा था। उसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे और वह मुस्कुराता हुआ अंदर आ रहा था। उसके पीछे 4-5 बाउंसर खड़े थे। राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर कदम रखने की? कहते हुए राम सिंघानिया आगे कुछ कहते, इससे पहले ही उसे आदमी ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ मेरे शेर जो तुमने हमें बुलाया? दरवाजे पर खड़े आदमी की बात सुनकर राम सिंघानिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने अर्थ की तरफ देखा, जो कि शैतानी मुस्कुराहट के साथ उन्हें ही देख रहा था। ख्वाहिश अब तक इन सब की तेज आवाज सुनकर डर चुकी थी और जैसे तैसे सोफे से उतरी और अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलती हुई अर्थ के पैरों से आकर लिपट गई। अपने पैरों पर ख्वाहिश को छोटे छोटे हाथों की पकड़ का एहसास होते ही अर्थ में नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाकर सामने खड़े इंसान की तरफ देखते हुए कहा, वह क्या है ना दीजिए, कुछ लोग बातों से मानते नहीं है तो उन्हें सब करके दिखाना पड़ता है, इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ा। अर्थ की बात सुनकर सामने खड़ा इंसान, जो कि कोई और नहीं डीजे था, जोर जोर से हंसने लगा। डीजे ने हंसते हुए पूरे सिंघानिया परिवार की तरफ देखते हुए कहा, पहले ही कहा था ये लोग भरोसे के लायक नहीं है, पर तुम नहीं मेरी बात नहीं मानी, और खास करके ये बूढ़ा जिसका नाम तो राम है पर काम रावण जैसे हैं। डीजे की बात सुनकर राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी औकात में रहकर बात करो दिग्विजय जिंदल। राम सिंघानिया की बात सुनकर डीजे ने गुस्से से कहा, दिग्विजय जिंदल सालों पहले मर गया था। तुम्हारे सामने इस वक्त जो आदमी खड़ा है उसका नाम डीजे है, गैंगस्टर डीजे, जिसे दुनिया देवल के नाम से जानती है। डीजे की बात सुनकर राम सिंघानिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर अर्थ के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, आप इस घटिया आदमी को कैसे जानते हैं? अर्थ ने राम सिंघानिया की बात को इग्नोर करके अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा जो कि उसके सीने से चिपकी हुई थी, और फिर उन दोनों औरत और आदमी की तरफ देखते हुए कहा, डीजे ये दोनों मेरी बेबी को मुझसे दूर करना चाहते हैं और मैं इन्हें इस दुनिया से दूर करना चाहता हूँ। अर्थ की बात सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार डरी हुई नजरों से अर्थ की तरफ देखने लगा। बेबी, अर्थ पहले ही स्कूल चले गए थे, इस वजह से अक्षत, धैर्य, धानी और अनु यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वरना अपने भाई का ये रूप देखकर उनकी हालत डर की वजह से पक्का खराब हो जाती। आरती सिंघानिया तो अपने मुंह पर हाथ रख कर खड़ी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका छोटा सा बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने अर्थ की गोद में छोटी सी ख्वाहिश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जरा हमें भी मिलाए अपनी बेबी से। डीजे की बात सुनकर अर्थ की पकड़ ख्वाहिश पर मजबूत हो गई और उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आ गए जैसे वह कह रहा हो कि मेरी बेबी को मैं किसी को नहीं दूंगा। अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डीजे ने हंसते हुए कहा, अरे हम उसे लेकर भाग थोड़ी जाएंगे, बस उसे अपनी गोद में लेना चाहते हैं, कितनी प्यारी बच्ची है। ये कहते ही डीजे ने आगे जाकर ख्वाहिश को अपनी गोद में ले लिया। अर्थ की पकड़ भी ख्वाहिश पर ढीली हो गई। डीजे की गोद में आते ही ख्वाहिश उसकी दाढ़ी के बालों को खींचने लगी।
जिसे देखकर डीजे ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम तो बहुत बदमाश बच्ची हो। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश और जोर जोर से उसकी दाढ़ी के बालों को खींचने लगी। डीजे ने फिर से कहा, बहुत प्यारी भी हो, हम तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट लेकर आए हैं। चॉकलेट की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखें चमकने लगी। डीजे ने पीछे पलटकर अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा तो बॉडीगार्ड ने एक बड़ी सी चॉकलेट सी भारी बैग डीजे के हाथ में दे दी। डीजे ने उसे नीचे रखकर एक चॉकलेट ख्वाहिश के हाथ में देते हुए कहा, ये लो, तब तक मैं आपके दुश्मनों का इंतजाम करता हूँ। कहते हुए डीजे ने ख्वाहिश को अर्थ की गोद में दे दिया। अर्थ ने ख्वाहिश को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो पूरी दुनिया से उसे महफूज करना चाहता हो। डीजे ने पलटकर उस औरत और आदमी की तरफ देखा, जो कि उसे देख कर रहे थे। पूरी दुनिया में डीजे खूंखार गैंगस्टर के नाम से पॉपुलर था। सब लोग उसके बारे में जानते थे कि सालों पहले वह एक बिजनेसमैन हुआ करता था और उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वह पूरी तरह से बदल गया। डीजे ने उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम दोनों मेरे शेर से उसकी शेरनी को दूर करना चाहते हो। इसके बदले तुम दोनों को क्या सजा दूं? सजा है मौत। कहते हुए डीजे जोर जोर से हंसने लगा। उसकी डरावनी हंसी सुनकर वह दोनों घबरा गए। वह औरत और आदमी अगले ही पर डीजे के पैरों में गिर गए। उन दोनों ने रोते हुए कहा, ये बच्ची हमारी कुछ नहीं लगती, हम बस पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़ हमें छोड़ दो। उस औरत और आदमी की बात सुनकर डीजे ने लात मारकर उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, गलती की सजा होती है, माफ़ी नहीं। अगर माफ़ कर दिया जाए तो सामने वाला ये सोचकर हमेशा गलती करता है कि उसे तो माफ़ी मिल जाएगी। डीजे की अदालत में ऐसा नहीं होता। बोल मेरे शेर, क्या करना चाहिए इन दोनों के साथ? अर्थ ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, उनकी जबान बहुत चलती है, उसे ही काट दीजिए। अर्थ की बात सुनकर डीजे शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। उसने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, वेल डन माय शेर, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। कहते हुए डीजे ने पीछे पलटकर अपने दो आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, सुना नहीं तुम लोगों ने मेरे शेर ने क्या कहा? उसकी डिमांड को पूरे करो और सिंघानिया परिवार के लोगों के सामने पूरी करो, ताकि अगली बार से सिंघानिया परिवार के लोग मेरे शेर को धमकाने के बारे में ना सोचे। राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, चुपचाप यहाँ से चले जाओ दिग्विजय जिंदल। डीजे ने राम सिंघानिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चला जाऊंगा, इतनी क्या जल्दी है? पहले जो काम करने के लिए आया हूँ वह करने तो दो। कहते हुए डीजे ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। दोनों ने उसे आदमी और औरत को पकड़ लिया था और एक अपने हाथ में छोटा सा खंजर लेकर उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। पूरा सिंघानिया परिवार डरी हुई नजरों से ये सब कुछ देख रहा था। अर्थ की आंखों में तो डर का नाम निशान ही नहीं था। उसने ख्वाहिश को अपने सीने से लगाया हुआ था और नफरत से उनको औरत और आदमी को घूर रहा था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।